हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की इस ऑनलाइन वेब पोर्टल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। हम लोग पिछले सेशन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना को देख लिया था और देखा कि उनके भारत आने का क्रम अब स्टार्ट हो गया है और ज़्यादा से ज़्यादा हमने बताया कि उनकी प्राथमिकता दो ही थी कि अच्छे स्थानों पर हमारी फैक्ट्री स्थापित हो जिससे कंपनी को सर्वाधिक लाभ हो, और जब कंपनी को सर्वाधिक लाभ होगा तभी वो एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाला अपनी को ताकत बना पाएंगे और जो भारत में पुर्तगाली और डच ईस्ट इंडिया दोनों पहले से व्यापार कर रही हैं उनसे लड़ पाएंगे। और उनका दूसरा जो उद्देश्य था कि भारत के किसी अच्छे शासक से जिसका सर्वाधिक मात्रा पे एकाधिकार हो उससे अच्छा संबंध बनाया जाए। तो हमने बताया था कि अकबर के समय में राल्फ फिंच और मिल्डन हॉल ये दोनों व्यक्ति भारत आए हुए हैं। फिर जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम के तहत प्रतिनिधि बन करके एक व्यक्ति हमने बताया, अभी कल यहाँ तक बताया था कि कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी हमने देखा कि लंदन में हो गया है, ठीक, जिसको महारानी एलिजाबेथ ने भारत में व्यापार करने के लिए 15 सालों का एकाधिकार प्रदान किया। लेकिन कुछ समय के बाद जब वहां के राजा चार्ल्स प्रथम हुए तो उन्होंने अनिश्चित काल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए भारत में एकाधिकार प्रदान किया, ठीक। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस के बाद दूसरा जो व्यक्ति एक आया जिसका नाम था विलियम फिंच, राल्फ फिंच, ठीक। इसने भी जब आया जहांगीर के दरबार में तो ये लगभग 3 सालों तक भारत में रहा, क्योंकि पुर्तगाली इससे जहांगीर से मिलने ही नहीं देते थे। और जब मिलने नहीं देते थे तो किसी तरह एक दिन जहांगीर से मिला और ये फारसी भाषा में भी ये भी बात किया। और जब बात किया तो इसे बहुत प्रसन्न हुआ। कौन? जहांगीर। उसे इंग्लिश खान की उपाधि दिया। किसको? राल्फ फिंच को। विलियम राल्फ फिंच जो था इसको उसने विलियम्स फिंच को जहांगीर ने उपाधि दिया इंग्लिश खान की, और उसने आग्रह की कि उसको जागीर दे दिया। जागीर का मतलब होता है एक छोटा सा साम्राज्य दे देना जहां पर उसके पास कुछ सेना रहेगी, वहां का शासन प्रशासन और टैक्स की देखभाल लेना देना सब कुछ वही करेगा, उसको जागीर बोलते हैं, ठीक। तो उसने जागीर दे दिया। फिर समय आया 1611 ईस्वी का, समझना है थोड़ा सा पहले और नोट भी करते रहिएगा। 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी जो पहली फैक्ट्री लगाई थी वो मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में, पट्टनम, ठीक। कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में, नोट कर लेंगे। 1611 में अस्थायी फैक्ट्री, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां लगाई? आंध्र प्रदेश में अस्थायी फैक्ट्री लगाई। किसी तरह यहां से इन्होंने पुर्तगालियों से पाया और उसको लगाया। फिर जो अंग्रेज थे इन्होंने क्या किया देखिएगा, 1611 ईस्वी में, फिर 1611 ईस्वी, ठीक, एक अंग्रेजी व्यक्ति है कैप्टन मिल्टन, ठीक, मिल्टन, ये भारत आया। और जब भारत आया तो ये जहांगीर के दरबार में गया। लिखेंगे कैप्टन मिल्टन ये जहांगीर के दरबार में गया, जहांगीर के दरबार में गया। और ये जहांगीर के दरबार में जब गया तो उनसे फैक्ट्री लगाने की अनुमति मांगा। इसने फैक्ट्री लगाने की अनुमति मांगा, जहांगीर ने इसको फैक्ट्री लगाने की अनुमति तो दे दिया, शाही फरमान हो गया, लेकिन बाद में इसको रोक दिया गया। शाही फरमान फिर बदल गया, और जब बदल गया तो इनको समझ में आ गया अंग्रेजों को कि हमारे रास्ते में जो बाधक हैं वो सिर्फ पुर्तगाली हैं, इन्हीं के मना करने की वजह से जो हमारी फैक्ट्री स्थापित नहीं हो पा रही, ठीक। तो इसने स्वाली का युद्ध लड़ा। लिखेंगे स्वाली का युद्ध, ठीक, स्वाली का युद्ध लड़ा। कब? 1612 ईस्वी में। लिखेंगे 29 फिर 30 नवंबर 1912 ईस्वी,
स्वाली का युद्ध। स्वाली जो पड़ता है गुजरात से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। सॉरी, गुजरात में सूरत से, सूरत जो है गुजरात में, उससे 12 किलोमीटर की दूरी पर एक एरिया है स्वाली। यहाँ पर युद्ध हुआ दो लोगों के बीच। लिखेंगे एक तरफ पुर्तगाली और एक तरफ ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज। एक तरफ पुर्तगाली और अंग्रेजों में युद्ध हुआ। पुर्तगाली क्या हो गए, यहाँ से पराजित हो गए और ब्रिटिशर्स यहाँ से क्या हो गए, विजयी हुए। इस सूरत से 12 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अब सूरत की जगह खाली हो गई इनके लिए और इसने क्या किया, स्टार बनाकर लिखेंगे 1612 ईस्वी में, 13 लिखेंगे, 1612 में युद्ध हुआ। फिर 1613 ईस्वी में लिखेंगे, 1613 ईस्वी में, ठीक, सूरत में अस्थाई फैक्ट्री लगाई। प्रथम अस्थाई फैक्ट्री लगाई। कौन, अंग्रेजों ने। लिखेंगे अंग्रेजों ने सूरत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। लिखेंगे फर्स्ट फैक्ट्री। हमने बताया जहांगीर के दरबार में जब कैप्टन मिडलटन आया तो इसने जहांगीर से परमिशन मांगा। जहांगीर शाही आदेश तो हो गया, मतलब राजा का आदेश हो गया कि नहीं इनको जमीन दे दिया जाए, और लेकिन इनको फिर पुर्तगालियों की वजह से फिर इनको मनाही कर दिया गया और ये जमीन नहीं पाए। तो इनको समझ में आ गया कि हमारे रास्ते में जो बाधक बने हुए हैं कौन है, पुर्तगाली हैं। फिर इसने क्या किया, इन्होंने पुर्तगालियों से लड़ाई की, जिसे स्वाली का युद्ध बोला जाता है। और सूरत से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्वाली नामक एक क्षेत्र है जहां पर इन्होंने 29 या 30 नवंबर 1912 को युद्ध लड़ा, जिसमें पुर्तगाली पराजित हुए और ब्रिटिशर्स जो अंग्रेज थे विजयी हुए। और जब विजयी हुए, विजय होने का कारण इनके पास आधुनिक वेपन्स था, ठीक, और लड़ने की इनके पास सेना कम थी लेकिन तकनीकी अच्छी थी। इसके वजह से 1613 में इसमें इन्होंने सूरत में क्या किया, प्रथम अस्थाई फैक्ट्री लगाई। किसने, अंग्रेजों ने, ठीक। और जहांगीर को भी इसके बाद समझ में आ गया कि हमें क्या करना है, हमको तो कुछ मतलब है नहीं, ये आए हुए हैं व्यापार करने, हमको खूब सोना चांदी मिलेगा, ये लड़े चाहे मरे, हमसे क्या लेना देना, हमको बस सोना चांदी मिलने। इसने भी आदेश दे दिया कि फैक्ट्री लगाते रहिए। फिर आगे लिखेंगे 1615 ईस्वी में, तब तक जो एक व्यक्ति है, ठीक, जिसका नाम है सर टॉमस रो, वो जहांगीर के दरबार में राजा जेम्स प्रथम का प्रतिनिधि बन करके और एक संधि प्रस्ताव लेकर के आएगा। संधि प्रस्ताव का मतलब व्यापार करने के लिए। चलिए 1615 ईस्वी, 1615 ईस्वी सर टॉमस रो, ठीक, ये भारत आया, ठीक, किसका प्रतिनिधि बन करके, जेम्स प्रथम का। लिखेंगे यह ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का प्रतिनिधि बनकर भारत आया। किसका, जेम्स प्रथम का, ठीक, प्रतिनिधि बनकर के भारत आया। उद्देश्य लिखेंगे भारत आया। आगे लिखेंगे जहांगीर के दरबार में गया, ठीक, जहांगीर के दरबार में गया। आगे फिर लिखेंगे, इसमें लिखेंगे उद्देश्य, वहां के राजा जेम्स प्रथम का प्रतिनिधि बनकर के आया था, तो उसका एक प्रस्ताव यानी एक लेटर था जिसमें क्या था, व्यापारिक संधि करना। उद्देश्य व्यापारिक संधि करना, यानी अच्छा शासक था, ठीक, इसके संबंध में मतलब इससे संबंध बनाना था, तो उसने व्यापारिक संधि करने की बात किया था जेम्स प्रथम ने। किससे, यहाँ के जो मुगल शासक हुआ करता था जहांगीर से, ठीक, व्यापारिक संधि करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और क्या हुआ, व्यापारिक संधि करना। फिर आगे लिखेंगे इसमें
परिणाम। परिणाम परिणाम क्या हुआ? जब व्यापारिक संधि की बात हो गई तो लिखेंगे पूरे मुगल साम्राज्य पूरे मुगल साम्राज्य में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति मिल गई, अनुमति प्राप्त करने में सफल रहा। अब देख रहे हैं जहांगीर को भी लालच लग चुकी है किसकी? सोने चांदी की। और जब ये पा गया है पूरे बेहतरीन तरीके से कि अब सोना चांदी हमको मिलेगा, उसको लालच लगेगी। अंग्रेजों को पता हो गया है कि अब ये तो मतलब हम लोगों के सुन रहे हैं और करेंगे भी। तो इसने पूरे जब मुगल साम्राज्य में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली जहांगीर से अंग्रेजों ने, तो अब अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने में लग जाएंगे। और ये जो सर टॉमस रो आया भारत, लिखेंगे ये 1613 से लेकर के 1619 तक भारत में रहा। ठीक, लिखेंगे यहाँ पर स्टार बना करके, यह 1615 में आया है ना। हाँ, 1615 से लेकर 1619 तक भारत में रहा। 1619 तक भारत में रहा। प्रतिनिधि था इसलिए बन करके आया, तो भारत में रहा। कहां कहां पर थोड़ा सा नोट करके नाम मिले, लिख लीजिएगा। अजमेर, मांडू, ठीक, और इलाहाबाद। ठीक, अजमेर, मांडू और इलाहाबाद के क्षेत्रों में क्या रहा? कौन? सर टॉमस रो। आगे की तरफ हम देखेंगे, फिर लिखेंगे 1619 में ब्रिटेन वापस लौट गया। 1619 में कौन? सर टॉमस रो ब्रिटेन वापस लौट गया। 1619 में सर टॉमस रो ब्रिटेन वापस लौट गया। अब जहांगीर ने परमिशन दे दिया है, अब ये कई स्थानों पर अपनी फैक्ट्रियां लगाएंगे। लिखेंगे 1623 में अंग्रेजों ने 1623 ईस्वी अंग्रेजों ने कई स्थानों पर अपनी फैक्ट्रियां लगाई। अपनी फैक्ट्रियां लगाई। ठीक, 1623 ईस्वी में अंग्रेजों ने कई स्थानों पर अपनी क्या किया? फैक्ट्रियां लगाई। आगे की तरफ लिखेंगे कहां कहां पर, स्थानों का नाम लिख लीजिएगा। सूरत के बाद भड़ौच, अहमदाबाद, अहमदाबाद। ठीक, सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा, अजमेर, मसूलीपट्टनम। ठीक, मसूलीपट्टनम। ठीक, नोट करेंगे मसूलीपट्टनम में स्थापित किए। नोट कर लीजिएगा, सूरत में, भड़ौच में, अहमदाबाद, आगरा, अजमेर, मसूलीपट्टनम में स्थापित किए। का अपनी फैक्ट्रियां स्थापित किए। कौन? अंग्रेज। ठीक, किसके लिए? व्यापार करने के लिए। ठीक, भारत में ही इन्होंने पहले सूरत को क्यों चुना? सूरत में अपनी फैक्ट्री क्यों स्थापित की? हमने पहले बताया, एक अच्छे शासक से इनका संबंध बनाना चाहते थे और ये अच्छे स्थान पर फैक्ट्री लगाना चाहते थे जहां से कंपनी को सर्वाधिक लाभ हो। दूसरे, इनकी सोच थी कि हम समुद्री तट पर ऐसे शांत जगह पे फैक्ट्री स्थापित करें जहां कोई वाद विवाद ना हो। ऐसे जगह पे इन्होंने सूरत को गुजरात में इसलिए चुना था कि गुजरात में जनसंख्या अच्छी थी, वहां पर व्यापार के मामले में बहुत अच्छा जगह थी, व्यापार बहुत तेजी से होता था गुजरात में।
और इसके बाद सबसे ज्यादा से ज्यादा वहां पर कृषि के जो उत्पादन थे वो अधिक मात्रा में होते थे गुजरात के, इसीलिए उन्होंने गुजरात में पहली फैक्ट्री स्थापित करने का पूरा प्रयास किया था। इसलिए सूरत में अस्थायी फैक्ट्री लगाया था इन्होंने 1613 में। ठीक, फिर सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा, अजमेर, मसूली, पटनम, यानी धीरे धीरे इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने लगे। आगे की तरफ लिखेंगे 1639 का समय आया, 1639 ईस्वी, 1639 ईस्वी, 1639 ईस्वी। एक हुआ क्या, लिखेंगे फ्रांसिस डे नामक एक व्यक्ति था, अंग्रेज, फ्रांसिस डे, फ्रांसिस डे, ठीक, फ्रांसिस डे नामक एक व्यक्ति था। इसने क्या किया कि जो चंद्रगिरी, ठीक, चंद्रगिरी था तमिलनाडु के क्षेत्रों में, चंद्रगिरी के शासक से मद्रास को पट्टे पे ले लिया, ठीक। चंद्रगिरी के शासक से इन्होंने क्या किया, जो फ्रांसिस डे था, इसने, पट्टा का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए पैसा दे देंगे तो जो प्रधान होगा, जो सरकारी जमीन होती है उसको कुछ समय के लिए आपके नाम से पट्टा कर देगा, कि मतलब इतने सालों तक आपके नाम पट्टा रहेगा, आप उस पे जोत बो सकते हैं, जो भी कुछ है उस पे अपना आपका अधिकार रहेगा। तो इसने कुछ पैसे देकर के चंद्रगिरी के शासक से मद्रास को पट्टे पर ले लिया। फिर क्या किया, लिखेंगे 1640 ईस्वी में, 1640 ईस्वी में क्या हुआ, नोट करेंगे। मद्रास की सही तरीके से इन्होंने मद्रास शहर की स्थापना किया, मद्रास की स्थापना की। किसने, ब्रिटिशर्स ने, कोष्टक में लिख लेंगे बाय ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के द्वारा इसकी मद्रास की क्या की गई, स्थापना की गई। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, यहीं पर सेंट जॉर्ज किला बनाया गया, लिखेंगे यहीं पर मद्रास में क्या हुआ, सेंट जॉर्ज किला, ठीक, किला बनवाया गया। किसके द्वारा, अंग्रेजों के ही द्वारा बनवाया गया, ठीक, बाय ब्रिटिशर्स। क्यों बनवाया गया, क्योंकि अगर ये मद्रास में फैक्ट्री स्थापित करते हैं तो उसको व्यापार के लिए, उनको रहने के लिए, और उसके जो कंपनी स्थापित हो रही है उसकी सुरक्षा घेरा के लिए इन्होंने किलाबंदी करना स्टार्ट कर दिया, यानी किले का निर्माण करवाना स्टार्ट कर दिया। ठीक, जिससे सारे कुछ कंपनी का कार्यभार रहना और प्लस उसकी सुरक्षा का कार्यभार देखने के लिए इन्होंने अब जगह जगह पर किला स्थापित करेंगे, ठीक, जिसको फोर्ट विलियम बोला जाएगा, ठीक, फोर्ट विलियम। आगे की तरफ स्टार बनाकर लिखेंगे 1632 ईस्वी, मिटाएंगे इसको, लिखेंगे 1632 ईस्वी में। तब तक क्या हुआ, जो गोलकुंडा का राजा हुआ करता था, शासक, ठीक, उसने क्या कर दिया कि हमारे यहाँ आइए और 50 पैगोडा का मतलब सोने का सिक्का, ठीक, 50 पैगोडा दीजिए और फ्री टैक्स फ्री में व्यापार करिए और चले जाइए। अब उसने एक सुनहरा फरमान दे दिया, किसको, अंग्रेजों को। कौन, गोलकुंडा का शासक। अब ये गोलकुंडा की तरफ भी भगेंगे, ठीक, इनको तो व्यापार करना है, पैसा लगाओ, व्यापार करो, लेकिन जो चीज मिले उसको वसूल कर बेहतरीन तरीके से लेकर जाओ। लिखेंगे 1632 ईस्वी, 1632 ईस्वी, 1632 ईस्वी, 1632 ईस्वी लिखेंगे। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा, गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा सुनहरा फरमान जारी किया गया अंग्रेजों को, ठीक। गोलकुंडा का जो सुल्तान था, सुल्तान ने कहा, क्या कहा, ने कहा
कि 50 पैगोडा पर टैक्स फ्री व्यापार। ठीक, इसने कहा कि 50 पैगोडा दीजिए। 50 पैगोडा का मतलब सोने का सिक्का। ठीक, सोने का सिक्का, और फ्री व्यापार करिए हमारे यहाँ से। ठीक, और गोलकुंडा की जो खादान थी बीजापुर, वहीं से क्या निकला था? कोहिनूर हीरा निकला था। तो आप समझ सकते हैं कि जब व्यापार करने के लिए इतनी बेहतरीन जगह है, ठीक, तो वहां पर अंग्रेज जाना बहुत पसंद करेंगे। तो इसलिए इन्होंने वहां तक प्रयास किया पहुंचने का। आगे की तरफ देखेंगे 1691 ईस्वी में, और ध्यान रखिएगा 1627 ईस्वी में गोलकुंड, अब जो 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक कौन मुगल बादशाह था? तो यहाँ याद रखेंगे 1605 से 1627 तक जहांगीर। और इसके बाद अब 1627 से लेकर के 1658 तक कौन मुगल बादशाह होगा अगला? तो मुगल बादशाह कौन है? शाहजहां है। ठीक, शाहजहां। ठीक, आगे क्या हुआ देखेंगे। इसने 1691 ईस्वी, 1691 ईस्वी। ठीक, जो शाहजहां था, इसकी बेटी थी एक, बहुत इसकी प्यारी बेटी थी, उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। और जब तबीयत खराब हुई तो शाहजहां के बेटी का इलाज एक विलियम बप्टन नामक एक अंग्रेज डॉक्टर था। कौन? विलियम बप्टन। ठीक, नाम याद रखेंगे, बप्टन। ये शाहजहां की बेटी का इलाज कर दिया, अंग्रेजों ने इसका इलाज करवा दिया। क्योंकि अंग्रेजों को क्या था कि जो शासक है उसके साथ अच्छा संबंध बनाइए, और जब संबंध अच्छा रहेगा तो हम लोगों को यहाँ पर व्यापार करने में ज्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं तो उसके पहले पुर्तगाली, डच तो चले गए, लेकिन पुर्तगाली है अभी उनके विपक्ष में लड़ने के लिए। ठीक, तो विलियम बप्टन नामक ने शाहजहां के पुत्री का इलाज कर दिया, और शाहजहां इससे प्रसन्न हो गया। और जब प्रसन्न हुआ तो इसने क्या किया कि जो इसके बंगाल के अधिकार क्षेत्र थे उस पे शाहजहां ने बंगाल के कुछ अधिकार जो क्षेत्र थे इसको रेंट पे, अंग्रेजों को रेंट पे दे दिया कि आप यहाँ पर व्यापार करिए। ठीक, लिखेंगे 1691 ईस्वी में लिखेंगे शाहजहां ने प्रसन्न हो गया, तो शाहजहां ने बंगाल के हुगली एवं कासिम बाजार में व्यापार करने की अनुमति दी। और क्या कहा? रेंट, किराए पर। कितने पर? रेंट 3000 वार्षिक। ठीक, 3000 रुपए वार्षिक। उस समय 3000 रुपए कुछ होता था। ठीक, 3000 रुपए प्रति वार्षिक की बात किया कि आप इतना देते रहिए और यहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित करिए, व्यापार करिए। ठीक, आगे की तरफ क्या हुआ? 1661 ईस्वी में हमने बताया था कि जो पुर्तगाली थे, इन्होंने क्या किया था, जब पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन थी, उनका विवाह किससे हुआ? उनका विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुआ। और चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, जब विवाह हुआ तो उसको मुंबई दहेज में मिली थी। पुर्तगालियों ने उठाकर क्या कर दिया था? मुंबई दहेज में दे दिया था। और चार्ल्स द्वितीय ने जब मुंबई दहेज में पा गया तो उसने भारत में रहना उचित नहीं समझा, तो उन्होंने 1662 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत में व्यापार कर रही है, ठीक, अंग्रेजों द्वारा कंपनियां जो स्थापित की गई हैं, इस पूरे कंपनी का जो संचालन है, पूरी कंपनी का नाम ही है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो जगह जगह पे उसी की शाखाएं स्थापित हो रही। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसी को चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को क्या कर दिया? सौंप करके चला गया 10 पाउंड पे। कहा कि आप प्रतिवर्ष जो है 10 पाउंड हमको देते रहिए, आप आराम से। पाउंड ब्रिटेन की, लंदन की मुद्रा है। ठीक, आप देख लीजिएगा 1 पाउंड बराबर कितना रुपया होता है। उसी के हिसाब से तब के समय में उसने 1662 में
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी, ब्रिटेन के जो राजकुमार चार्ल्स द्वितीय थे, जिनका विवाह कैथरीन से हुआ था, पुर्तगाली से, ठीक पुर्तगाली राजकुमारी से, उसने क्या किया, जो बंबई दहेज में मिला था, फिर उठाकर उसने पुर्तगालियों से मिला था, उसने उठा करके अपने लोगों को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको कहा कि आप 10 पाउंड हमको देते रहिएगा, इसको आप लोग ले लीजिए। अब अंग्रेज बंबई को भी पा गए, और बंबई को जब पा गए तो आप समझ सकते हैं कि बंबई और इधर सूरत, इधर क्षेत्रों पे इनके बेहतरीन जगहों पर क्या हो रहा है, केंद्र ऐसा स्थापित हो रहा है जहां से इनकी शक्तियां क्या हो रही हैं, मजबूत हो रही हैं। व्यापार करने के लिए इनको ज्यादा से ज्यादा लाभ भी होगा। आगे लिखेंगे 1669 से 1677 के बीच, 1669 से 1677 के बीच, ठीक 1677। और हम ये चीज नहीं लिखवाए कि पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह कैथरीन जो थी उनसे विवाह चार्ल्स द्वितीय किया है, क्योंकि इसको पुर्तगालियों में हमें बता चुके, और अभी हमने इसको पिछले समय में अभी कहानी भी बता दिया कि विवाह किया और बंबई दहेज में पाया, ठीक। तो उसको बार बार लिखवाने का कोई मतलब नहीं बनता। 1669 से 1677 के बीच में लिखेंगे गैरोल्ड आंगियार, गैरोल्ड आंगियार, आंगियार, ठीक, एक अंग्रेजी व्यक्ति था, ठीक। लिखेंगे इसी के द्वारा, इसी के द्वारा, इसी के द्वारा, इसी के द्वारा बंबई शहर की स्थापना की गई थी, बंबई शहर की स्थापना की गई थी, बंबई शहर की स्थापना की गई थी, स्थापना की गई थी, की गई थी। पहले बंबई था, बाद में मुंबई हो गया, ठीक। स्थापना की गई थी, ठीक। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। लिखेंगे 1687 ईस्वी में, 1687 ईस्वी, 1687 ईस्वी, 1687 ईस्वी लिखेंगे अंग्रेजों का मुख्यालय सूरत से, अंग्रेजों का मुख्यालय, अंग्रेजों का मुख्यालय सूरत से, सूरत से, अंग्रेजों का मुख्यालय सूरत से बंबई स्थानांतरित किया गया, बंबई स्थानांतरित किया गया, स्थानांतरित किया गया, किया गया। मुख्यालय का मतलब जहां से व्यापार संपन्न होता हो, ठीक, मुख्य केंद्र हो किसी चीज का, ठीक। जैसे देखिएगा ये भारत है, ठीक, कुछ इस तरीके में भारत नहीं है, वी आकार में है, प्रायद्वीपीय भारत को थोड़ा सा बस समझना है, ठीक, ये भारत है। अब अंग्रेज इधर, जो इधर बंगाल वाली एरिया है, ठीक, इधर बंगाल वाले क्षेत्रों में रेंट पे भी हमने देखा, बताया शाहजहां की बेटी का जब विलियम बप्टन ने इलाज कर दिया तो इसने 3000 प्रतिवार्षिक रेंट पे इसने क्या दे दिया, कहा कि आप व्यापार करते रहिए। और इधर एक गुजरात के क्षेत्रों में, इधर सूरत में, ठीक, सूरत में बंबई भी पा गए, और अब धीरे धीरे नीचे की तरफ कब्जा करना चाहते हैं, ठीक, ये नीचे की तरफ आना चाहते हैं। पहले इन्होंने कहां पर, आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश में इन्होंने फैक्ट्री स्थापित किया था, ठीक। अब ये धीरे धीरे सूरत की तरफ से नीचे की तरफ बंबई आ गए, यानी अपना मुख्यालय बंबई स्थानांतरित किए और नीचे आ रहे हैं कि इधर की शक्तियों को पराजित करके। नीचे गोवा भी है बंबई में, बंबई के नीचे, ठीक, गोवा, ठीक, वहां पर पुर्तगाली अभी भी है, ठीक। नीचे पुर्तगालियों का केरल कोचीन तक के तटों तक क्या है, उनका अधिकार क्षेत्र है, वो व्यापार कोचीन से पहले से कर रहे हैं। अब अंग्रेजों से और इधर पुर्तगालियों से लड़ाई होने वाली है, इतना समझ लीजिए, ठीक। और ये अभी बंगाल तक गए, अभी बंगाल में अभी इनको रेंट पर मिला, और इनको कभी गुस्सा अगर आ गई तो आने वाले समय में शाहजहां के बाद जब अगला मुगल बादशाह 1659 से लेकर के 1707 तक होगा कौन, औरंगजेब, उसी के समय में अंग्रेज क्या करेंगे, यहाँ के जो कोलकाता का जगह है इसी को लूट लेंगे, ठीक। हुगली जो बंदरगाह है, यहाँ पर जो मुगल का सामान आ रहा है, क्योंकि उसको रेंट पे मिला है वहां पर व्यापार करने के लिए, अब अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर लूट मचा दी जाएगी। और जब अंग्रेज इसको लूटेंगे हुगली बंदरगाह को, इससे औरंगजेब को नुकसान होगा, और औरंगजेब गुस्से की वजह से अब जितने जगहों पर ये कंपनियां स्थापित किए थे, ठीक, पूरे भारत में, सूरत से लेकर के अहमदाबाद, भड़ौच, आगरा,
इन जगहों को कब्जा कर लिया जाएगा मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा। ठीक, उसको अपने अंडर में ले लिया जाएगा। और जब अंडर में ले लेते हैं तो अंग्रेज आए थे व्यापार करने, अब ईस्ट इंडिया कंपनी आई है व्यापार करने और पैसा लगाई हुई है। अब पैसा लगाई हुई है तो वहां का जो प्रतिनिधि बन कर बैठा है, चार्ल्स प्रथम हो या द्वितीय हो, वो राजा तो नहीं चाहेगा कि हमारी कंपनी अगर किसी देश में व्यापार कर रही है तो घाटे में आए और इस तरह से हो। फिर उसने अंग्रेजों ने बड़ा माफी मांगा औरंगजेब से, फिर औरंगजेब उनको फिर पुनः कुछ पैसे लेकर के वापस कर दिया कि लेकर जाइए। ठीक, पुनः कुछ पैसे पे रिश्वत पे लेकर के और उसने फिर पुनः बहाल कर दिया सभी कंपनी को। ठीक, फिर से अंग्रेज अपने व्यापार करना स्टार्ट करेंगे। फिर औरंगजेब के समय में ही उसी का एक दरबारी जो बेटा था अजीम उस्सान होगा, सूबेदार होगा, कहाँ का, बंगाल का, उसने क्या करेगा, ज्यादा यहाँ की देखभाल न करने की वजह से यहाँ का जो हिस्सा है अजीम उस्सान के द्वारा बंगाल का जो हिस्सा है, इसमें से कुछ गांव दान में दे दिए जाएंगे कुछ जगह पे। और उसी गांवों को लेकर के अभी हम आगे बताएंगे कि अंग्रेजों ने क्या किया, कोलकाता शहर का स्थापना किया और उसी कोलकाता पे वो लंबे समय तक व्यापार करेंगे। ठीक, तो आइए, अंग्रेजों का मुख्यालय सूरत से बंबई स्थानांतरित किया, यानी अंग्रेज अब नीचे, ठीक ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी इधर केरल की तरह के तटों के तक बढ़ना चाहते हैं। अंग्रेजों का मुख्यालय सूरत से बंबई स्थानांतरित किया गया। आगे लिखेंगे 1686 ईस्वी में, ठीक, ये 1687 ईस्वी में ऐसा हुआ था। 1686 ईस्वी लिखेंगे, अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया। अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया। अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया। हुगली को लूट लिया। हुगली को लूट लिया। हुगली उस समय को बंगाल का बंदरगाह हुआ करता था, लूट लिया। कौन लूटा? इसको रेंट पे दिया गया था अंग्रेजों को कि आप यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित करें, हुगली को, कासिम बाजार को। ठीक, शाहजहां के द्वारा दिया गया था। लेकिन ये आकर के क्या कर रहे हैं, ये लूटने का काम कर दी। ठीक, ये लूटने का काम कर दिया और 1686 में लूट रहे हैं। 1686 का मतलब कौन अब आ गया है? 1686 में यहाँ लिखेंगे, 1686 में अब कौन आ गया है? 1659 से लेकर के और 1707 ईस्वी तक कौन है? औरंगजेब है। ठीक, औरंगजेब, मुगल बादशाह कौन आ गया? औरंगजेब आ गया। और औरंगजेब के समय में जब लूट मचाएंगे तो आप, हमने पहले ही बता दिया है आधुनिक भारत के पहले दिन भी और मध्यकालीन में कि औरंगजेब बहुत खतरनाक शासक है। ठीक, उसके साथ कोई भी अगर ऐसा बदतमीजी करेगा तो बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक, वो कट्टर विरोधी भी था। उसने अंग्रेजों से सारी चीज, जिनके इनके जितने भी व्यापार के जगहों के स्थान थे, उनको छीन लिया। ठीक, और जब छीन लिया तो अंग्रेज माफी मांगने लगे और बाद में जब इन्होंने माफी मांगा तो फिर औरंगजेब ने उसको वापस कर दिया और वापस किया तो कुछ पैसा लिया। ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे, लूट लिया। परिणाम स्वरूप मुगल सेना से संघर्ष हुआ। मुगल सेना से क्या हुआ? संघर्ष हुआ। परिणाम स्वरूप मुगल सेना से संघर्ष हुआ। ठीक, लिखेंगे कंपनी, कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी को सूरत, मसूलीपट्टनम, देखिए कंपनी वाले जो स्थान है, सूरत, मसूलीपट्टनम, इसके बाद विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश वाले में विशाखापट्टनम। ठीक, कंपनी वाला क्षेत्र गंवा देगी अब। विशाखापट्टनम आदि के जगहों के कारखानों पर अधिकार मुगलों का हो गया। अंग्रेज थे, इनको अभी समझ में नहीं आ रहा था। इन्होंने जब देखा कि रेंट पे दे रहे हैं, व्यापार अधिक हो रहा है, इन्होंने जबरदस्ती कर दी, मुगलों के ही बंदरगाहों को लूट लिया। भी मुगल सेना से परिचित नहीं थे, ये सोचते थे कि बस मुट्ठी भर लोग थे। इनको ये सोच समझ में आया कि एक बार जैसे हम लोग पुर्तगालियों को हरा दिए, उसी प्रकार इनसे भी लड़ करके लूटपाट कर लेंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। लेकिन
जैसे ही किए, परिणाम स्वरूप मुगल सेना से संघर्ष हुआ और कंपनी को क्या करना, सूरत, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम आदि के जगहों के कारखानों पर अधिकार मुगलों का हो गया। कंपनी को इससे हाथ धोना पड़ गया। बाद में इन्होंने माफी मांगेंगे अंग्रेज, और माफी मांगने के बाद फिर पुनः इनको क्या होगा, ये जगह मिल जाएगी, ठीक, औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब है इस समय 1686 में, उसके द्वारा फिर से दे दिया जाएगा। और जब दे दिया जाएगा तो फिर ये व्यापार करेंगे। उसी समय हमने बताया कि औरंगजेब का ही एक सूबेदार अज्जी मुसान हुआ करता था। अज्जी मुसान के द्वारा इसको क्या किया गया, बंगाल का सूबेदार था, 1696 ईस्वी में उसी के द्वारा इसको दिया गया था। कहा, 3 गांव दे दिए गए थे, जिसके द्वारा अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पर कोलकाता शहर की स्थापना किया। लिखेंगे आगे, लिखेंगे 1696 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार, लिखते रहिए, 1696 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजी मुसान, 1696 ईस्वी, ठीक, बंगाल के सूबेदार, बंगाल के सूबेदार, बंगाल के सूबेदार, ठीक, कौन थे सूबेदार, नोट करेंगे, अजी मुसान, अजी मुसान, अजी मुसान थे, कौन, बंगाल के सूबेदार थे, ठीक। इसने क्या किया, 3 गांव दान में दे दिया, अंग्रेजों को 3 गांव दिया, ठीक, 1 2 3, यहां लिख लेंगे अंग्रेजों को दिया, अंग्रेजों को दिया, अंग्रेजों को दिया, ठीक, अंग्रेजों को दे दिया अजी मुसान ने। कौन कौन सा दिया, लिखेंगे काली काता, काली काता, काली काता, ठीक, काली काता दिया। और दूसरा लिखेंगे सूतानाती, 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 ठीक, काली काता और सूतानाती। सूतानाती के बाद फिर तीसरा जो था गोविंदपुर, गोविंदपुर, नोट करेंगे इसको, कालिकाता, सूतानाती और गोविंदपुर इसने अंग्रेजों को दिया। कौन, अजय मुसान, जो बंगाल का सूबेदार था। कोष्टक में यहीं पर एक चीज और लिख लीजिएगा, ठीक, औरंगजेब के अधीन, औरंगजेब, औरंगजेब, औरंगजेब के अधीन था। ये जो बंगाल उस समय था औरंगजेब के अधीन था, ठीक। औरंगजेब के मरने के बाद ही ये धीरे जो यहाँ का बंगाल होगा, स्वतंत्र प्रांत होगा। शहादत खान ने, मुर्शिद कुली खान जो था, ठीक, उसने, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल का प्रथम नवाब बनेगा औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ठीक। तो एक कालीकाता, सूतानाती और गोविंदपुर, ये गांव तीनों जब अंग्रेज दान में पा गए तो 1697 ईस्वी में क्या हुआ, लिखेंगे 1697 ईस्वी में, 1687 ईस्वी, 1687 ईस्वी लिखेंगे, इसमें आधुनिक कलकत्ता शहर की स्थापना की गई। आधुनिक कलकत्ता शहर की स्थापना की गई। आधुनिक जो कलकत्ता शहर है, आधुनिक कलकत्ता शहर, कलकत्ता शहर की स्थापना की गई, शहर की स्थापना की गई, स्थापना की गई, की गई, स्थापना की गई। जो कलकत्ता शहर आधुनिक बना, ये तीनों को मिला करके बना था। ये जो तीनों थे इसी को मिला करके बना था, ठीक। ये आप अपने से भाषा में लिख लीजिएगा, चाहे कोलकाता के नीचे कोष्टक में इन तीनों को प्लस प्लस करके लिख लीजिएगा। कालीकाता, सूतानाती और गोविंदपुर को मिला करके अंग्रेजों ने क्या किया, सॉरी यहाँ 1697 रहेगा, 1697 में इसने आधुनिक कलकत्ता शहर की क्या किया, स्थापना की गई अंग्रेजों के द्वारा, ठीक। लिखिएगा उस समय जो इसकी स्थापना किया था कौन था, कोष्टक में लिखेंगे बाई, स्थापना किया गया बाई जाब चारनाक, बाई जाब चारनाक, जाब चारनाक पूछा जाता है, जाब चारनाक। कोलकाता शहर की स्थापना किसने किया था, तो जाब चारनाक ने किया था। आगे लिखेंगे अंग्रेजों ने यहीं पर कोलकाता में, यहीं पर कोलकाता में क्या हुआ, कोलकाता में फोर्ट विलियम्स की स्थापना की।
की स्थापना की। फोर्ट विलियम जो हुआ करता था एक किला ही था, किले को ही फोर्ट विलियम बोला जाता, हमने बताया। ठीक, जहां से शासन प्रशासन और कंपनी का सारा कुछ कार्य हुआ करता था। फोर्ट विलियम का प्रेसिडेंट अध्यक्ष हुआ करता था। इसके प्रथम अध्यक्ष जो बनाया गया था वो लिखेंगे चार्ल्स आयर को बनाया गया था। प्रथम अध्यक्ष जो बनाया गया वो चार्ल्स आयर। ठीक, चार्ल्स आयर। ठीक, आयर प्रथम अध्यक्ष जो बनाया गया था, इसको चार्ल्स आयर को बनाया गया था। ठीक, कलकत्ता जो था, कलकत्ता को अंग्रेजों ने एक पहले प्रेसिडेंसी के रूप में यहाँ पर स्थापना की कलकत्ता में, फिर मद्रास में, फिर बॉम्बे को एक प्रेसिडेंसी बनाया। ये जो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, प्रेसिडेंसी का मतलब यही आगे चल करके कॉलेज का रूप लेगी, हॉस्पिटल का रूप लेगी। ठीक, इसी फोर्ट विलियम से प्रेसिडेंसी का इन्होंने स्थापना करना स्टार्ट कर दिया, जहां से सब कुछ फिर कार्यभार स्टार्ट होता था। ठीक, प्रेसिडेंसियां जिसे बोला जाता था। तो पहले पूछा जाता है कौन कौन सी प्रेसिडेंसियां स्थापित की गई थी। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, 3 प्रेसिडेंसियां अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई थी। तो लिखेंगे स्टार बना करके, आगे लिखेंगे स्टार बना करके। कलकत्ता को अंग्रेजों ने 1700 ईस्वी में, कलकत्ता को अंग्रेजों ने 1700 ईस्वी में पहली प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया। पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया। आगे लिखेंगे स्टार बना करके। कलकत्ता 1774 से लेकर 1911 ईस्वी तक, 1774 से लेकर 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी होगी। 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 आगे लिखेंगे ब्रिटिश भारत की राजधानी होगी। ब्रिटिश भारत की राजधानी होगी। लिखेंगे इसमें 1640 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी। 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 1687 में बॉम्बे। 1687 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी और 1697 में कलकत्ता प्रेसिडेंसी। ठीक, नगर प्रेसिडेंसी के रूप में अगर देखा जाए तो पहले कलकत्ता एक नगर टाउन बनाया गया। ठीक, पहले प्रेसिडेंसी के रूप में कलकत्ता ही है। ठीक, और कलकत्ता हमने बताया कि 1700, अभी ध्यान थोड़ा सा पहले से दे दीजिएगा, इधर से देखिएगा। 1605 से 1627 तक जो मुगल बादशाह रहा है जहांगीर रहा है। ठीक, 1627 से 1658 शाहजहां रहा है। ठीक, अकबर के समय से अंग्रेज भारत आना स्टार्ट हुए हैं। 1627 से 1658 तक शाहजहां भारत आया। शाहजहां जब मुगल बादशाह हुआ, इसके समय में अंग्रेज अपनी शक्तियों का विस्तार करके कंपनियां स्थापित करना। ठीक, स्वर्णिम एक मतलब फरमान पाना का मतलब अंग्रेज की जो शाहजहां था उसके बेटी का इलाज हुआ, तो इसने अनेक जगहों पर व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को छूट दिया। ठीक, 1659 से 1707 के बीच जब औरंगजेब भारत का मुगल बादशाह था, तो इसने क्या किया, अंग्रेजों से जजिया वसूला। इसने अंग्रेजों से भी जजिया वसूल लिया। जजिया 1.5% जजिया कर वसूला। 1.5% इसने अंग्रेजों से भी क्या किया, जजिया वसूला। कौन? मुगल बादशाह औरंगजेब। ठीक, अंग्रेजों से औरंगजेब जब वसूला, तो इसके बाद की जो नीतियां रही हैं, कौन आएगा? शाह आलम। लिखेंगे बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह आलम प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। ठीक, यही मुअज्जम था। ठीक, इसी का नाम मुअज्जम भी है। बहादुर शाह प्रथम आएगा। फिर इसके बाद
जहादर शाह आएगा, जहादर शाह, जहादर शाह, जहादर शाह के बाद रंगीला, रंगीला सॉरी रंगीला के पहले फर्रुखसियर, 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 ठीक, रंगीला, फर्रुखसियर के बाद रंगीला, ठीक, और रंगीला के बाद थे तो फिर कहानी बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। देखिएगा, बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम, ये तो 63 साल का बूढ़ा हो गया था, इसे ज्यादा खुद, ठीक, 63 साल का बूढ़ा में मतलब वर्ष में ही एक शासक बना, इसकी कोई मतलब वो नहीं थी अहमियत, इसी को इसलिए साहिब बेखबर कहा जाता था। अंग्रेज इस समय अपनी शक्तियों का बहुत विस्तृत तरीके से पूरे भारत पर धीरे धीरे कब्जा करने की कोशिश में लगे हुए हैं, ठीक, व्यापार करने की कोशिश में लगे। जहादर शाह का समय आया, जहादर शाह का हम लोगों ने देखा क्या, इसको लंपट मूर्ख कहा जाता था। लंपट मूर्ख क्यों कहा जाता था, हमने इसके समय में बताया, ये भी ध्यान नहीं दिया शासन पे सही तरीके से। फर्रुखसियर, इसको घृणित कायर कहा जाता था, घृणित कायर, और वास्तविक शक्ति जो इसके हाथों में थी ही नहीं, ठीक, जो सैयद बंधु थे उनके हाथों में थी, यानी इनके प्रशासनिक जो अधिकारी थे उनके हाथों में प्रशासन की शक्तियां थी, इसलिए यहाँ पर इसको भी दिक्कत झेलनी पड़ी। और जो रंगीला था, इसका महिलाओं के साथ संबंध होना, ठीक, इसीलिए इसको महिलाओं के साथ और इन सब सारी चीजों के साथ ही भोग विलासता में ज्यादा विलुप्त रहने के कारण भारत पे सर्वाधिक ध्यान नहीं दिया, इसलिए धीरे धीरे क्या हो गया, भारत में अंग्रेजों की शक्तियों का विस्तार हो गया। उधर क्या हुआ, 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण होता है, ठीक, नादिर शाह भारत के ऊपर आक्रमण कर देता है 1739 में। फिर इसी का सेनापति होता है अहमद शाह अब्दाली, 1748 ईस्वी में वो भारत पे आक्रमण कर देता है। फिर 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हो जाता है, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है, ठीक, जिसमें इसमें अंग्रेज भी लड़ते हैं। फिर इसके बाद 1759 में बेदरा का युद्ध होता है, ठीक, बेदरा का युद्ध, जिसमें डच वो हो गए, वापस चले गए। फिर यहीं पर वांडीवास का युद्ध हुआ जिसमें पुर्तगाली भी लड़े, लेकिन उसको अभी नहीं देखना है। 1761 में फिर अहमद शाह अब्दाली फिर लड़ता है, जो नादिर शाह का सेनापति था, अहमद शाह अब्दाली मराठाओं से लड़ता है। बाद में 1764 में एक युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध, ठीक, इसी बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज पूरे भारत की शक्तियों पर कब्जा कर लेंगे। और जब 1764 में भारत पर पूरे अधिकतर भारत पे कब्जा हो जाएगा तो ये स्वयं शासन नहीं करेंगे, तब भी कुछ न कुछ बादशाहों को अपने अधीन रखेंगे, उपदीवानों को रखेंगे, ठीक, उसको आगे भी देखा जाएगा। तो हमने वही बताया कि 1774 से लेकर के 1911 ईस्वी तक जो ब्रिटिश भारत की राजधानी थी, कहाँ थी, कोलकाता थी। कहां पर, कोलकाता थी। यानी 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद 1774 से यानी 10 साल के बाद से 1911 तक जो ब्रिटिश भारत यानी पूरे भारत पर इनके धीरे धीरे कब्जा हो गए, और जब उसके बाद से जब भारत पर कब्जा हो गए तो इन्होंने पूरे भारत की जो राजधानी बनाकर रखा था, मेन वो कोलकाता शहर को बनाकर रखा था, ठीक। और बाद में 1911 में घोषणा हुई, जॉर्ज पंचम भारत आया और घोषणा हुई, उसी समय बंगाल विभाजन रद्द किया गया और कोलकाता शहर पे जो राजधानी थी इसको स्थानांतरित करके दिल्ली लाया गया, ठीक। अब 1912 से दिल्ली थी कहां, 1912 से लेकर 1931 तक, 1912 से लेकर 1931 तक कोलकाता जो दिल्ली थी हमारी राजधानी, कहां, दिल्ली। और 1931 से अब तक, 1931 से अब तक कहां है, नई दिल्ली है। कहां है, नई दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक। इसको समझना होगा। 1774 से 1911 तक भारत की राजधानी कोलकाता थी, ब्रिटिश भारत की। फिर 1912 से 1931 तक दिल्ली हुई, ठीक। फिर इसके बाद 1931 से अब तक नई दिल्ली है भारत की राजधानी, ठीक। अगले समय में हम लोग अब इसमें देखेंगे फर्रुखसियर। जो फर्रुखसियर था इसका मतलब कुछ लोग बताते हैं इसको बीमारी हुई थी, कुछ लोग बताते हैं इसको फोड़ा हुआ था, फोड़ा मतलब फोड़ा हुआ था। और इसने इसी का हैमिल्टन नामक एक डॉक्टर ने, हमने इसके क्लास में बताया था कि इसका इलाज कर दिया था, तो ये बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया। और जब प्रसन्न हुआ तो अंग्रेजों को इसने क्या कर दिया, व्यापार करने के लिए बंगाल में फ्री टैक्स का व्यापार करने के लिए घोषणा कर दिया कि आप फ्री उसी को अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है कि अधिकार पत्र एक मिल गया, फ्री पास मिल गया भारत में व्यापार करने के लिए, यानी टैक्स देना ही नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं जब टैक्स नहीं देना है
तो अब वो टैक्स वसूलने की कोशिश में लग जाएंगे कि हम टैक्स कैसे वसूलें और दूसरों से कब्जा करके, ठीक। और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अब यहाँ से वस्तुओं को निकालेंगे और निकाल के ब्रिटेन लेकर जाकर के बेच करके और भारी मात्रा में पैसा कमाएंगे, अपने शक्तिशालियों को क्या, अपने अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली बनाएंगे, ठीक, मजबूत बनेंगे। तो ऐसा था, फर्रुखसियार सोल्डिंग फरमान जारी किया था, ठीक, जिसको उनका अधिकार पत्र कहा जाता है। इसे धीरे धीरे शक्तियां कमजोर होती जाएंगी, बाद में बंगाल के नवाब बनेंगे और बंगाल के नवाबों को भी कुछ समय के बाद वो अपने अधीन कर लेंगे और अधीन करने के बाद फिर धीरे धीरे पूरे बंगाल पे भी उनका क्या हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा। इस प्रकार से अगली कक्षाओं में हम फिर मिलते हैं, इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक। मेहनत से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस भी करते रहिए। बहुत जल्द हम लोग ब्रिटिशर्स को खत्म करेंगे और इसमें फ्रांसीसी और स्वीडिश जो भी है 2 कंपनियां हैं उनको भी देखा जाएगा एक दिन के क्लास में, और लगभग 2 से 3 क्लास अभी लगेंगे इधर, ठीक। बक्सर का युद्ध जहां हुआ, फिर हम लोग इसी में 1857 की इसके बाद क्रांति पढ़ेंगे और 1857 की क्रांति के पढ़ने के बाद वायसराय, जनरल, गवर्नर जनरल, इनके बारे में पढ़ना होगा। फिर देश की आजादी की तरफ, स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक। क्योंकि हमने बताया था कि 1885 से लेकर के 1947 तक के बीच में हमारा जो आधुनिक भारत का इतिहास है बढ़ जाता है, ठीक। उधर हम स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ते हैं, कब से, 1885 से लेकर के, ठीक, कहां तक, 1947 तक, ठीक। आज के लिए इतना ही। मेहनत से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस सेट भी करिए। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।